बोल सकते हैं वुमनहुड का, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अगर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल हेल्दी है तो डेफिनेटली वुमन रिलेटेड जो सब हेल्थ पैरामीटर्स हैं वो नॉर्मल दिखाई देते हैं। अगर हमने देखा तो आजकल की जो वुमन है वो सभी डिफरेंट फील्ड्स में लीड करती हुई दिखाई देती है। डिफरेंट फाइटर प्लेन पायलट्स है या बड़े बड़े होटल्स, 5 स्टार होटल्स के मैनेजमेंट में वो काम करती है, घर संभालती है। ये सब करते हुए जो सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए हेल्थ वाइज जो चीज है वो है हेल्दी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो कुछ चीजें हैं तो ये टॉपिक इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि डे टू डे एक्टिविटीज से लेकर बहुत सारे जो फैक्टर्स है उससे अफेक्ट करने वाली ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो अगर हमने देखा बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल एंगल से वुमन हेल्थ की तरफ, तो बहुत सारी जो क्वालिटीज है वो वुमन में सुपीरियर रहती है। जैसे वो मल्टीटास्किंग रहती है, सोशल रहती है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से संभालती हुई दिखाई देती है। ऐसा बोलते हैं ना कि जो कलर के शेड रहते हैं, अभी नवरात्रि है, डिफरेंट कलर्स वी आर सेलिब्रेटिंग, तो जैसे कि ब्लू है, स्काई ब्लू है, रॉयल ब्लू है, देन टर्किश ब्लू है। ये जो सब शेड्स आते हैं वो सिर्फ वुमन ही समझा सकती है और वुमन ही बता सकती है, ऐसा हम मानते हैं। तो जैसे ये जो सब माइन्यूट चीजें बाहर की वो समझ सकती है, संभाल सकती है, वैसे ही जो हेल्थ रिलेटेड सारी जो चीजें हैं वो नोटिस कर सकती है। लेकिन बहुत बार जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या और कुछ वर्क रिलेटेड कमिटमेंट्स रहती है उसकी वजह से बहुत बार वो इग्नोर हो जाता है। यानी कि सभी को पता है कि नॉर्मली हर एक महीने में हार्मोनल चेंजेस, साइक्लिक चेंजेस रहते हैं, उसकी वजह से 4 दिन या 5 दिन तक की मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाता है। तो वो जो फ्लो है उसकी वजह से या जो बैक ऑफ द फ्लो के पहले जो डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड ऊपर नीचे उसके थ्रू आउट द मंथ दिखाई देता है और वो आइडेंटिफाई भी करती है। पता रहता है कि अब थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है तो पीरियड्स आ जाएंगे, हेवी लग रहा है तो आ जाएंगे। ये छोटे छोटे माइन्यूट डिफरेंसेस वो बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करती सकती है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि वो इग्नोर हो जाता है। तो यहाँ पे हम आज देखेंगे कि नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है। यानी कि आपको जब नॉर्मल पता चलेगा तो ऑटोमेटिकली एबनॉर्मल को लेके आप डॉक्टर के पास जरूर जाओगे। दूसरी बात यह है कि बहुत बार ऐसा होता है कि घर पे बहुत बोलने में शायनेस रहता है, या कैसे बोलूं ये मेरी तकलीफ है, ये मुझे हर बार हो रहा है, मैं डॉक्टर के पास जाऊं या नहीं, या अगली पीरियड तक वेट करूं, ऐसा सब कंफ्यूजन थोड़ा सा दिखाई देता है। और ये कंफ्यूजन, इग्नोरेंस इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टेज में लैंड होके ही पेशेंट डॉक्टर के पास आते हुए दिखाई देता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि बहुत बार अब आजकल व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे हिस्टेरेक्टोमी होती है, थैली निकाल देते हैं, अननेसेसरी रहता है, ऐसे कुछ तो रॉन्ग मैसेजेस चलते रहते हैं। तो बहुत बार ये मत करो, वो मत करो, ऐसा जो बोला जाता है उसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा करके पेशेंट डरा हुआ रहता है और फिर डॉक्टर के पास आता है। तो आज हम यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एक तो नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, दूसरी बात यह है कि कहाँ पे सर्जरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे नहीं है, और तीसरी जो कुछ आपके डे टू डे लाइफ में आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसका हम डिस्कशंस क्वेश्चन के तौर पे लेके एंड ऑफ द सेशंस जरूर करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा है कि कंफ्यूजन है। अभी क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 दिन का फ्लो रहता है, लेकिन उससे अलग अलग डिफरेंट जो हमारे सिस्टम्स है, जो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट होते हुए दिखाई देता है। जैसे हम देख सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है अगर ऊपर नीचे हो गए तो इनफर्टिलिटी यानी फर्टाइल जो एज रहता है वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे अगर ज्यादा फ्लो हो रहा है तो भी कंसीव होने में प्रॉब्लम रहता है, कम हो रहा है तो भी प्रॉब्लम रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर इनफर्टिलिटी से जुड़ा हुआ है जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड प्रॉब्लम। दूसरी, बहुत बार हम बोलते हैं कि जो हार्मोन्स है, स्पेशली जो इस्ट्रोजन है, इस्ट्रोजन के हम बोलते हैं कि वो ब्यूटी हार्मोन है। तो बहुत बार जो स्किन और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं उसका अंडरलाइन
जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड रहता है। देन मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स बहुत बार ऐसा दिखाई देता है कि प्रेगनेंसी के बाद अचानक आर्थराइटिस हो गया या जॉइंट पेन हो गया या मेनोपॉजल एज है जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं उसके बाद कुछ स्केलेटल रिलेटेड बहुत सारा बैक पेन होने लगा है, क्रैम्प्स आने लगे हैं, तो ये भी मस्कुलोस्केलेटल जो आपकी हेल्थ है उसके पे भी इम्पैक्ट ड्यू टू अंडरलाइंग मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो सकता है। और फोर्थ और वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये बहुत लोग ऐसा होता ही है, चलता ही है बोल के निग्लेक्ट कर देते हैं और उससे बहुत सारे नुकसान पेशेंट का दिखाई देता है। तो आज हम जो देखेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड प्रॉब्लम्स पहले देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि फिजिकल हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पेट में क्रैम्प आना बहुत कॉमन है, लोअर एब्डोमिनल पेन या लेग क्रैम्प आता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत बार पेन इतना रहता है, टिपिकली जो टीनेज गर्ल्स है उनका स्कूल जाने को नहीं होता है, या जो वर्किंग वुमन है उनको अभी मुंबई में तो लोकल से ट्रैवलिंग करना पड़ता है, तो इससे जो आपका वर्किंग कैपेसिटी है, आपका जो स्कूल में जो इम्पोर्टेंट, अगर आप 11-12 के बच्चे रहते हैं, पढ़ाई के वो टिपिकली पीरियड मिस हो जाता है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं ये देखेंगे। और देन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है उसके हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं ये देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि ये टॉपिक बहुत वास्ट है, गायनेकोलॉजी की हाफ सिलेबस यहाँ पे हम कवर करने जा रहे हैं, लेकिन अगर आपके मुझे बताने के लिए इजी और आपको समझने के लिए इजी हो, इसीलिए ये सेशंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहले सेशन में हम देखेंगे नॉर्मल क्या है और अबनॉर्मल क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। दूसरे सेशन में हम देखेंगे कि मेरे क्लिनिक में मैंने जो कुछ ट्रीट किए हुए वैसे मैंने कुछ केसेस लिए हैं उसका डिस्कशन करेंगे। और थर्ड पार्ट में हम, जैसे मैंने बोला कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाई देते हैं उसकी मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट विथ व्हाट इज नॉर्मल एंड अबनॉर्मल रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सभी को पता रहता है कि हर एक महीने के बाद 28 डेज के बाद साइकिल आती है, 4-5 दिन का फ्लो रहता है, लेकिन साइंटिफिकली 21 से 35 डेज तक अगर रेगुलर साइकिल आ रही है तो हम उसे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अगर 21 से पहले आ रही है तो कुछ तो गड़बड़ है, 35 डेज के बाद में आ रही है तो भी प्रॉब्लम है। तो 21 to 35 इज अ नॉर्मल रेंज। जैसे सभी को पता है कि हर एक इंडिविजुअल अलग है, वैसे ही हर एक इंडिविजुअल का जो वुमन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पैटर्न रहता है वो अलग रहता है, लेकिन एक थंब रूल के तरह 21 to 35 डेज की जो साइकिल है वो नॉर्मल रहती है। देन जो ब्लीडिंग के डेज है वो 3 से 7 डेज तक वेरी होते हुए दिखाई देते हैं। देन क्वांटिटी ऑफ ब्लीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आता है कि हेवी ब्लीडिंग है या नहीं, तो 50 ml ब्लीडिंग नॉर्मल माना जाता है। एक्चुअली जो रेंज बताई गई है वो 25 से लेके 80 ml तक जो ब्लड है वो नॉर्मल ब्लीडिंग हम बताते हैं। तो पेशेंट को हम क्या बोलते हैं कि जो पूरा सोक होता है पैड वो अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 ml ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर दिन में ऐसे 3 या 4 पैड बदलने पड़ते हैं तो वो नॉर्मल रहता है, लेकिन अगर हर 3 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद आपको पैड चेंज करने पड़ते हैं तो वो एबनॉर्मल है और आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना है। देन जो कलर है ब्लीडिंग का वो भी बहुत अच्छा इंडिकेटर रहता है अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन का। जैसे देखा जाए तो जो बीच में का डार्क रेड कलर है वो हम नॉर्मल कलर मानते हैं, लेकिन बिगिनिंग ऑफ द साइकिल ब्राइट रेड कलर रहता है और एंड ऑफ द साइकिल पिंकिश, जो बताता है कि अभी खत्म होने वाली है पीरियड्स। तो ये जो इंडिकेशन कलर का है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर फ्रेश ब्लड बहुत जा रहा है तो थोड़ा सा डेंजरस सिचुएशन है ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा क्वांटिटी ब्लीडिंग की भी इम्पोर्टेंट है और डेज भी इम्पोर्टेंट है। देन कलर ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ये भी इम्पोर्टेंट है, और ओडर और क्लॉट कम रहते हैं, ओडर कम रहता है मेंस्ट्रुअल पीरियड के दरमियान। अगर ज्यादा लग रहा है तो भी कुछ तो गलत है। तो ये हो गया नॉर्मल, जहाँ पे हम बोलते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं ऐसी कुछ चीजें। तो यहाँ चार्ट में हम देख सकते हैं 21 से 35 डेज तक साइकिल को नॉर्मल बोलते हैं। देन 50 ml, जैसे मैंने बताया कि अगर 25 ml से कम ब्लड है तो भी प्रॉब्लम है,
बहुत बार ऐसा होता है कि कम ब्लीडिंग होने वाले बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, लेकिन उनको कुछ दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, कम है ना, अच्छा है, बोल के छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत सारे इश्यूज उससे भी होते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी बात है कि जो पीरियड के पहले दिन या दूसरे दिन तक थोड़ा लाइट पेन सभी को रहता है। अगर आपकी डे टू डे एक्टिविटी उससे हैम्पर नहीं होती है तो हम उसे नॉर्मल पेन बोलते हैं। देन लार्ज क्लॉट्स नहीं रहते हैं, जो गांठिया पास होती है वो नहीं रहती है ज्यादा, और 3 to 7 डेज का ब्लीडिंग रहता है। ये तो हो गया नॉर्मल जो हमें दिखाई देता है। अगर उसके पीछे का सब ऐसे है कि 4 दिन का जो पीरियड का फ्लो का जो सीक्वेंस रहता है, उसके पीछे पूरे महीने में हॉर्मोन्स के साइक्लिक चेंजेस चलते रहते हैं, उसका ड्रामा है पर्दे के पीछे जो है, वो सब ये हैपनिंग रहता है, और फिर बाद में आपको सिर्फ फ्लो दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब एस्ट्रोजन कम हो जाता है तो साइकिल बंद हो जाती है। धीरे धीरे एस्ट्रोजन जैसे बढ़ जाता है तो जो फॉलिकल्स है, या हम बोल सकते हैं ओवम है, हमारा जो स्त्री बीज है, वो धीरे धीरे बढ़ने का स्टार्ट हो जाता है। और देन एस्ट्रोजन जो सर्ज होता है उसकी वजह से वो ओव्यूलेट होता है। जैसे हमने बताया कि हर एक बायोलॉजिकल साइकिल को एक साइकिल रहती है, तो यहाँ पे हम फूल का एग्जांपल ले सकते हैं। धीरे धीरे जो ब्लूमिंग होता है फूल का वैसे होते रहता है, और वहां पे ओव्यूलेशन हो जाता है। जब ओव्यूलेशन होता है तब अगर स्पर्म से यूनियन हो जाए तो प्रेगनेंसी होती है, अगर नहीं हो जाए तो धीरे धीरे वो सिकुड़ जाता है और फिर चला जाता है। वैसे ही ये हो गया ओवम का। वैसे ही जो गर्भाशय के अंदर की, यूटेरस के अंदर की जो वॉल रहती है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, थिक होती जाती है। अगर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन यानी कि प्रेगनेंसी रह गई तो वो जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो वहां पे चिपक जाता है, उसको नरिशमेंट मिलता है, और फिर जैसे हमें पता है प्रेगनेंसी में पीरियड नहीं आते हैं तो वो पीरियड्स 9 मंथ के लिए बंद हो जाते हैं। अगर नहीं हो गया फर्टिलाइजेशन, ओवम और स्पर्म का यूनियन नहीं हो गया तो वो ड्रॉप डाउन हो जाता है, और फिर से वो वॉल बढ़ के फिर जैसे 28 डेज के बाद, 30 डेज के बाद वो पूरा बंद हो जाता है। तो ये हो गया नॉर्मल साइकिल के तौर पे, जो बैक ऑफ द हर महीने को साइक्लिकली चेंज होने वाले हार्मोन के वजह से होते हुए दिखाई देता है। तो ये नॉर्मल का हो गया। अब एबनॉर्मल क्या क्या दिखाई देता है? ये एबनॉर्मेलिटी है ना, ये बहुत सारे शेड लेके आती है। एक तो ऐसे रहता है कि इस पीरियड में मुझे एबनॉर्मल लगा तो मैं आगे के पीरियड तक वेट करूं या नहीं, ये पहला कंफ्यूजन रहता है। दूसरा ये रहता है अगर मेरे को कुछ अदर प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे हैं, जैसे कि डे टू डे लाइफ नहीं हैम्पर हो रही है, तो मैं दिखाऊं या नहीं डॉक्टर को, ये दूसरा प्रॉब्लम रहता है। तीसरा प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ तो दवाई या सहेली ने या किसी ने तो खाई हुई रहती है, वो रेकमेंड करती है, या कुछ आयुर्वेदिक के नाम पे आजकल ये खाओ पीरियड अच्छे हो जाएंगे, वो खाओ, तो वो करके कंफ्यूजन करके घर पे खुद के ऊपर ट्रायल एंड बेसिस की तरह काम करते रहते हैं, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए ये कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज है जो बहुत मेडिकल है, तभी मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे पहली टर्मिनोलॉजी है अमेनोरिया, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मेनोरिया नहीं है, यानी कि मेंसेस नहीं है, पीरियड्स आते ही नहीं है। आप बोलोगे ऐसे तो कैसे रहेगा? तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्यूबर्टी में 15-16 ईयर की गर्ल्स आती है और कंप्लेंट रहती है कि अभी तक जो मेनार्के है वो स्टार्ट ही नहीं हो गया है। तो उसके साथ और भी सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि सेक्सुअल प्राइमरी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे ब्रेस्ट की डेवलपमेंट है या प्यूबिक हेयर है, वो नहीं दिखाई देते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस दिखाई देते हैं, तो वहां पे हमें हार्मोन्स के ऊपर उनको शिफ्ट करना पड़ता है। अगर ये छोड़ के और कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसकी बस्ती से या कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे सभी को पता है प्रेगनेंसी में पीरियड नहीं आते हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग पे जब तक बच्चे हैं तब तक मदर को पीरियड्स नहीं आते हैं, उसे हम फिजियोलॉजिकल यानी नॉर्मल अमेनोरिया बोलते हैं। लेकिन उससे अलावा अगर आपको 3-4 महीने से पीरियड्स आते ही नहीं है तो ये बहुत कंसर्न की बात है, आपको डॉक्टर के पास जाना ही है। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, मैं जरूर बताना चाहती हूँ कि ऐसा भी थिंकिंग या थॉट प्रोसेस रहती है कि वो पेशेंट थोड़ी सी लोअर इकोनॉमिक क्लास की थी और मेरे पास आ गई, 4-5 महीने से उसको पीरियड्स नहीं थे। मैंने पूछा ऐसे पहले हुआ था क्या? तो उन्होंने बोला उससे पहले 8 महीने से पहले 2 साल तक उसको पीरियड्स नहीं आए थे,
और मुझे लगा कि तुलजा भवानी ने वो बंद कर दिया, तो मैंने कुछ डॉक्टर के पास दिखाया नहीं, और फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस लेके, डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब लेके पेशेंट आई थी। तो ये जो कुछ ऐसा नहीं होता है, ये सब के पीछे मेडिकल साइंस रहता है। तो इसके ऊपर ध्यान देना या इसके बारे में बोलना, सोशल अवेयरनेस आप सभी को एक दूसरे को बताते रहना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा है पॉलीमेनोरिया, जहाँ पे हम बोल सकते हैं पॉली यानी मेनी टाइम्स मेनोरिया आता है। जैसे हमने देखा 21 to 35 डेज की जो साइकिल है वो नॉर्मल रहती है, बराबर। तो यहाँ पे पेशेंट को ना 18 या 20 डेज के बाद कंटिन्यूस साइकिल आती ही रहती है। बहुत बार ब्लीडिंग कम होता है। जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स रहते हैं ना, उनको इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है क्योंकि आदत हो जाती है। लेकिन फर्टाइल एज में जब पेशेंट आती है तो कंसीव होने के लिए प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे पॉलीमेनोरिया की वजह से आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। देन क्रिप्टोमेनोरिया, वहां पे ब्लीडिंग तो होता है लेकिन अंडरलाइन जो मास रहता है, जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सर्विक्स थ्रू वो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बाहर आ रहा है। तो वहां पे कुछ अधेजन्स के वजह से वो बाहर ही नहीं आ पाता, तो वहां पे साइक्लिक लोअर एब्डोमेन में पेन दिखाई देता है पेशेंट को। देन मेट्रोरेजिया, ये तो बहुत कॉमन हो गया है और बहुत बार दिखाई देता है। मेट्रोरेजिया इज टाइप ऑफ इरेगुलर ब्लीडिंग। यहाँ पे जो नॉर्मल आपकी साइकिल है उससे पहले ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, और ये जो पैटर्न है जैसे हमने पॉलीमेनोरिया में भी देखा, तो ये पहले से ही रहता है, वैसा पैटर्न ही रहता है। लेकिन मेट्रोरेजिया 6 महीने से 8 महीने से न्यूली आपको अपीयर होने वाला सिम्टम्स दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपका साइकिल 21 डेज, 28 डेज का, 30 डेज का नॉर्मली रहता है, लेकिन 6-7 महीने से ऐसा कुछ अंदर हो जाता है जिसकी वजह से 20 डेज के बाद, 25 डेज के बाद कंटिन्यूअस पीरियड्स आने को स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी अंडरलाइंग मेडिकल कुछ इशू का कॉज हो सकता है। देन मेनोरेजिया, वहां पे पीरियड्स जो है वो बहुत लंबा चलता है, 8-8, 9-9, 10-10 दिन तक ब्लीडिंग रहता है, और ब्लीडिंग भी बहुत हेवी रहता है। तो ये बहुत सारा लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। इसलिए जो मेनोरेजिया और मेट्रोरेजिया के पेशेंट है ना, वो तुरंत डॉक्टर के पास आते हैं। कुछ प्रॉब्लम उनका अर्ली डायग्नोसिस हो गया तो अर्ली ट्रीटमेंट देके वो अच्छे से छूट जाते हैं, अच्छे से वो ट्रीट हो जाता है कंडीशन। मेनोमेट्रोरेजिया, वहां पे पीरियड्स भी अर्ली आ जाते हैं और ब्लीडिंग भी बहुत लॉन्ग चलता है। तो ये भी एक कंडीशन है, वहां पे भी पेशेंट इतनी परेशानी उनको रहती है कि वो डॉक्टर के पास तुरंत जाते हैं। देन ओलिगोमेनोरिया, ये एक जो चीज है वो निग्लेक्टेड है। पीरियड 35 डेज के बाद में, 40 डेज में, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद ऐसा दिखाई देता है, और जो ब्लीडिंग रहता है वो भी कम दिखाई देता है। तो वहां पे टिपिकली जो टीनेज गर्ल्स है तो वो निग्लेक्ट कर देती है, तो बोलती है क्या ठीक है ना, अच्छा हो गया कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो तकलीफ कम है। तो डेफिनेटली जैसे मैंने बोला कि फर्टिलिटी के एज में वो बहुत प्रॉब्लम करते हुए दिखाई देता है। देन डिसमेनोरिया, पेनफुल मेंसेस रहते हैं, पेन इतना रहता है कि पेन किलर लेना ही पड़ता है, डे टू डे एक्टिविटीज सब हैम्पर हो जाते हैं और पेन किलर के सिवा कुछ होता ही नहीं है, तो हम डिसमेनोरिया उसे बोलते हैं। और अनओव्यूलेशन और ओलिगोओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, लेकिन अब क्या करेंगे हम कि कुछ केसेस यहाँ पे देखेंगे। केसेस अगर हमने देखे तो आपको पता चलेगा कि आपके घर में आपके जो कुछ फ्रेंड्स है वहां पे ऐसे केसेस आपको हर रोज दिखाई देते हैं। वेरी कॉमन केसेस मैंने यहाँ पे लिए हैं। 2 फ्रेंड का कॉन्वर्सेशन है यहाँ पे लिया हुआ कि पेशेंट को 21 डेज से पहले 18 या 20 डेज की साइकिल रहती है, और अभी दसरा आ गया तो पीरियड पोस्टपोन करने की प्राइमुलेट जो गोली रहती है या और कुछ जो ब्रांड नेम है अलग, वो लेते रहती है। या कुछ घर में फंक्शन है, त्योहार है, तो हर बार पीरियड पोस्टपोन करने के लिए गोलियां पेशेंट खा लेते हैं। तो दूसरी फ्रेंड बोलती है कि ये मत खाओ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है, साइड इफेक्ट्स रहते हैं, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करो कि आपके पीरियड्स है वो अनप्रेडिक्टेबल टाइम पे पहले ही आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया उसे पॉलीमेनोरेजिया बोलते हैं। पीरियड्स 21 डेज के पहले ही आ जाते हैं और कब आएंगे पता नहीं चलता, 18 डेज में आएंगे या 20 डेज में, तो पेशेंट को प्रेडिक्टेबल नहीं रहता, इसलिए वो प्राइमुलेट लेके रहती है और पोस्टपोन करते रहती है पीरियड। तो
जैसे मैंने बोला टीनेज गर्ल को उसकी दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन फर्टाइल जो पीरियड है वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स पॉलीमेनोरेजिया के केस में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉजेज जो है पेरीमेनोपॉजल, बहुत बार जो मेनोपॉज की उम्र के है 45 एज के अराउंड जो लेडीज है उनको बहुत बार फ्रिक्वेंटली पीरियड्स आ जाते हैं, 3-4 दिन महीने के बाद वो कम होते हुए मेनोपॉज आ जाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मेनोपॉज आने वाला है या नॉर्मल है या अबनॉर्मल है? तो वहां पे इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ये जो कुछ हार्मोन्स है उसका असे करने के लिए बोलते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि ये पीरियड्स है वो पेरीमेनोपॉजल एज की वजह से हो रहे हैं, आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सीज हो जाएंगी। देन बर्थ कंट्रोल पिल्स पे जो रहते हैं, जो सिंथेटिक हार्मोन्स लेते रहते हैं, वहां पे भी ये कॉमनली पॉलीमेनोरिया की हिस्ट्री या प्रेजेंट कंप्लेंट लेके पेशेंट आते हैं। देन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। जैसे मैंने पहले हमारे साइकिल के डिस्कशन में देखा कि जो एंडोमेट्रियम है या यूटेरस की जो अंदर की लाइनिंग है, वो अंदर की लाइनिंग का थिकनेस अचीव करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होना, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो वहां पे जाके चिपकने वाला है। अगर वहां की थिकनेस अच्छी नहीं रहती है तो फ्रीक्वेंट अबॉर्शन हो जाते हैं। तो यहाँ पे पॉलीमेनोरेजिया की जो केसेस रहते हैं वहां पे एक तो ओव्यूलेशन है, वो पीरियड के तुरंत 2-3 बाद हो जाता है, तो पेशेंट को पता ही नहीं रहता है कि मेरा ओव्यूलेशन कब होने वाला है। जैसे हम बोलते हैं कि मिड ऑफ द साइकिल 28 डेज की साइकिल है, तो 14 डेज के अराउंड आपका ओव्यूलेशन होता है, और उससे पहले 2 दिन और बाद में 2 दिन हम फर्टाइल पीरियड पकड़ते हैं, और यहाँ पे ये सब बिगड़ जाता है ड्यू टू अर्ली मेंस्ट्रुअल साइकिल। और दूसरी बात है जो एंडोमेट्रियम का थिकनेस है वो अचीव ही नहीं होता है, तो वहां पे बहुत बार कंसीव होने में ही प्रॉब्लम है या मिसकैरेज की हिस्ट्री वहां पे दिखती है। तो यहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से एंडोमेट्रियम का जो बिल्टअप होने की जो प्रोसेस है वो अच्छी की जाती है। बस्ती से जो अपान का क्षेत्र है गर्भाशय, तो वो भी अच्छा किया जाता है, और सम हार्मोन रेगुलेटरी सप्लीमेंट्स देके फर्टाइल पीरियड का उनको जो कुछ काउंसिलिंग है वो करके पेशेंट को कंसीव रहने में मदद की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई अगर आपके पीरियड्स जल्दी जल्दी आ रहे हैं तो। दूसरी बात है, दूसरी केस है कि हेवी ब्लीडिंग की केस है। ये मेनोपॉजल एज में यानी कि पेरीमेनोपॉजल एज यानी कि 45 के अराउंड ऐसा बहुत बार होता है कि पीरियड्स आ गए, 8-8, 9-9, 10-10 दिन तक ब्लीडिंग चलते रहता है, हेवी ब्लीडिंग रहता है, फिर पता नहीं चलता है कि क्या करूं। फिर घर में हिस्ट्री रहती है, मदर की भी हिस्टेरेक्टोमी यानी कि जो गर्भाशय की थैली है वो निकाल देने की हिस्ट्री रहती है, या सिस्टर की रहती है, तो वो घबरा के पेशेंट डॉक्टर के पास आती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे लग रहा है अभी मुझे भी हिस्टेरेक्टोमी करनी पड़ेगी। तो वहां पे जो अंडरलाइन कॉज है उसका डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हम मेनोमेट्रोरेजिया देख रहे हैं यानी हेवी ब्लीडिंग है, पहले पीरियड्स 15-15 दिन तक रहते हैं, तो वहां पे बहुत बार जब पेरीमेनोपॉजल एज रहता है यानी कि मेनोपॉज के अराउंड का जो एज रहता है, तो इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का इम्बैलेंस की वजह से पॉलिप या फाइब्रॉइड या एडिनोमास नए नए सोनोग्राफी में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो पॉलिप है उसकी साइज वो कहाँ पे है और कितने हैं, ये बता के हम ये देख के हम बता सकते हैं कि सर्जरी की रिक्वायरमेंट है या मेडिसिन, आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन से वो श्रिंक होके आपकी जो हिस्टेरेक्टोमी है वो हम नहीं नहीं करने का सोच सकते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट थिंग हो जाती है। जब 30 के अराउंड ये मेनोमेट्रोरेजिया यानी हेवी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम रहता है, तो बहुत बार ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शंस रहते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स रहते हैं, और अगर ये अचानक से जो ब्लीडिंग की जो कंप्लेन है वो अचानक से हम फिर से कैंसर में देखने वाले हैं कि इंटरकोर्स के बाद भी ब्लीडिंग हो रहा है, या मेनोपॉज हो गया फिर भी अचानक से ब्लीडिंग हो रहा है, तो मे बी वो सर्वाइकल कैंसर का साइन हो सकते हैं। तो वहां पे भी रूटीन चेकअप करना इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे जो हम देखा है मेनोमेट्रोरेजिया में, यहाँ पे बस्ती की ट्रीटमेंट और जो पॉलिप या फाइब्रॉइड्स है वो श्रिंक होने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देते हैं। देन ये बहुत कॉमन है ओलिगोमेनोरिया, जैसे हमने देखा पेशेंट टिपिकली फर्टाइल एज की है और उसको 2 महीने बाद 3 महीने बाद पीरियड्स आते रहते हैं। पीरियड्स के साथ साथ उसकी ओबेसिटी एसोसिएटेड रहती है,
फिर चेहरे के ऊपर बाल दिखाई देते हैं, हेयर थिन होते हुए दिखाई देते हैं। आजकल सबको गूगल सर्च करके ही आते हैं पेशेंट, तो उनको पता रहता है कि पीसीओडी की तकलीफ है और ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आपको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट वहाँ पे करनी ही पड़ती है। आपका डाइट, आपका एक्सरसाइज वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जामिन करके हम जो सिस्ट है वो कम करने वाले मेडिसिन, पंचकर्म और जो कुछ डाइट है, एक्सरसाइज है, वो करके फर्टाइल पीरियड का उनको फिर से, जैसे मैंने बोला कि उनको एक गाइडलाइन देके हम उनकी इनफर्टिलिटी मैनेज करने में हेल्प कर सकते हैं। तो वहां पे हमने देखा ये जो एक कंप्लेंट है वो पेरीमेनोपॉजल एज में भी बहुत बार दिखाई देती है, लेकिन वो धीरे धीरे, जैसे मैंने बोला कि हार्मोन्स से अगर हमने किया, उसके वैल्यूज देखे तो हमें पता चलता है कि पेशेंट अभी मेनोपॉज में जाने वाला है, तो उसकी वजह से है। तो यहाँ पे हम सबसे ज्यादा जो है ओलिगोमेनोरिया, इरेगुलर मेंसेस 3-4 महीने के बाद जो पीरियड है वो पीसीओएस के दिखाई देते हैं। और आगे भी हम यहाँ जो नवरात्रि सेशन में पीसीओएस का सेपरेट एक लेक्चर हम देखने वाले हैं, तो वहां पे भी हम डिटेल में देखेंगे कि पीसीओएस में क्या ट्रीटमेंट की जाती है। देन फोर्थ जो केस है कॉमनली दिखाई देती है, पेनफुल, बहुत पेनफुल मेंस्ट्रुएशन रहता है और मेंस्ट्रुएशन फ्लो के बाद भी पूरे महीने में टोटल लोअर एब्डोमिनल पेन रहता है पेशेंट को, और इतना पेन रहता है कि डे टू डे उसको पेन किलर लेनी पड़ती है। तो वहां पे जो कॉज है वो बहुत बार एंडोमेट्रोसिस ये रहता है। और ये जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, तब जब डॉक्टर पेशेंट से पूछते हैं तो उनको ये भी पता चलता है कि ड्यूरिंग यूरिनेशन भी उनको पेन रहता है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स भी उनको पेन रहता है। तो ये जो पेन है ये सबसे फर्स्ट मैनेज करने वाली जो चीज है वो यहाँ पे दिखाई देती है। तो जब ऐसे केसेस आते हैं तो बहुत बार हमें ये जो अपान की विकृति है वो बस्ती से करेक्ट करके आर्तव निर्मित जो रस धातु से बताई गई है आयुर्वेद में, तो ये सब अच्छा करके हमें वो एंडोमेट्रोसिस यानी जो अंदर की जो एंडोमेट्रियम रहता है वो डिपोजिशन अलग अलग जगह दिखाई देता है और ये फर्टिलिटी का भी इशू क्रिएट करते हैं। तो ये पंचकर्म, योनिव्यापद की चिकित्सा, ये सबसे ट्रीटमेंट करके पेशेंट को पेन भी कम हो जाता है और जो अदर प्रॉब्लम से एसोसिएटेड विद एंडोमेट्रोसिस वो भी कम किए हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कुछ केसेस। फिर बाद में जो कॉमन प्रॉब्लम हमें दिखाई देता है ये एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड ही है, मेनोपॉज। तो इसके ऊपर आजकल बहुत सारा डिस्कशन होते रहता है, पेपर में, न्यूज़पेपर में, या कुछ जो अच्छे मैगजीन्स है उसमें भी आते रहता है। तो रियली अभी जो हम देखने जा रहे हैं कि मेनोपॉज तो हमारे मम्मी को, दादी को, सभी को होता था, लेकिन उतने प्रॉब्लम्स थे क्या उनको? जैसे कि यहाँ पे मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम्स इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। डिप्रेशन है, इरिटेबिलिटी है, मूड स्विंग्स है, क्राई स्पेल्स है, इमोशनल आउटबर्स्ट है, सस्पिशियस, फटीग, पुअर मेमोरी, ये सब जो है वो हमारे कोई कंप्लेन करते हुए दिखाई नहीं देता था। लेकिन आजकल जो न्यूक्लियर फैमिलीज है, या जो हम कैसा है कि हमारे फ्लैट का डोर बंद रहता है और जो शेयरिंग है वो कम हो गया है, खुद का खुद सब करना पड़ता है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली ये मेनोपॉज जो एज है वहां पे ना सबसे ज्यादा जरूरत है वो केयरिंग, शेयरिंग, इन सब चीजों की है। अच्छा फ्रेंड्स रहना, जो हमारी जो कंप्लेंट्स है वो सुन के ले, उतना ही वहां पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत बार पेशेंट उतने ही कंप्लेंट लेके आती है, आजकल ना मुझे सिर्फ कुछ बच्चों ने भी कुछ बोला तो पानी आ जाता है, बहुत रोने का मन करता है, बहुत सारा कुछ ऊपर नीचे हो गया, वर्क रिलेटेड जो बैंकर्स वगैरह जो रहती है, जो मेनोपॉजल एज के रहती है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कंसंट्रेशन कम हो जाता है, उसकी वजह से होता है, तो वो सहन नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे सबसे मेनोपॉजल एज में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है बोलते रहना, शेयर करते रहना, और फैमिली को भी थोड़ा सा ये समझ के लेना चाहिए कि ये थोड़ा सा अकेली हो रही है या इमोशनल जो डिस्टरबेंस है वो उसके मेनोपॉज की वजह से आ रहे हैं। तो वहां पे उसको सिर्फ काउंसलिंग की, सिर्फ कुछ अच्छी बुक्स रीड करना, उसके हॉबीज जो है वो यूज करना, ये करना, यही इम्पोर्टेंट चीज मेंटली जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम है मेनोपॉज के उसमें है। मेनोपॉज की वजह से बहुत बार इतना एंजाइटी, इतना टेंशन रहता है कि पेशेंट को
ब्लड प्रेशर तक इंड्यूस हो जाता है। एक तो क्या रहता है कि हॉर्मोन्स टोटली जो इतने दिन से चल रहे थे, 15 इयर्स में अराउंड मेनार्के स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद 45-48 में जब मेनोपॉज होता है, एक्चुअली 50 एज बताया है, लेकिन आजकल सभी को अर्ली मेनोपॉज दिखाई देता है। तो जो हॉर्मोन्स बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, उसकी वजह से ऑलरेडी बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हेडेक है, एंजाइटी है, या ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है, अचानक वेट बढ़ने लगता है, स्किन ड्राई होना, हॉट फ्लैशेस, बहुत सारा पसीना आना, ये सब चीजें वहां पे दिखाई देती है। बहुत लोगों को मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज रहती है, जैसे हमने देखा हेवी ब्लीडिंग रहता है, मेनोमेट्रोरेजिया रहता है, तो वो एक ट्रबलसम है कि कैसे मैनेज करूँ, फिजिकल हेल्थ हैम्पर हो रही है, और उसमें अगर इमोशनल और मेंटल प्रॉब्लम्स ऐसे सब इकट्ठा आ जाए तो डेफिनेटली बहुत सारे ब्लड प्रेशर के पेशेंट को वही एक कॉज दिखाई देता है। और वहाँ पे अगर काउंसलिंग अच्छे से किया जाए, उनको उनके हॉबीज में या कुछ जो कुछ रहता है ना, कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि जो क्लब्स है, सीनियर सिटीजन क्लब, वो ज्वाइन कर लो, अच्छे कुछ आपको बुक्स रीड करने हैं तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, अगर कुछ आपको गार्डनिंग की या और कुछ हॉबी है तो वहाँ पे आप एंगेज हो जाओ, तो डेफिनेटली वो हैप्पी होते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे मेडिसिन जो है ना, वो काउंसलिंग है, उनको समझ में लेना, समझ के लेना, यही उनका ये है, मेडिसिन है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज ध्यान में रखना बहुत आप सभी के लिए पॉइंट है, इसीलिए मैंने ये स्लाइड यहाँ पे दी है। तो यहाँ पे अगर सिम्टम्स बहुत होते हैं तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जाती है। बहुत बार स्लीप का प्रॉब्लम रहता है, इंसोम्निया रहता है, 2-2, 3-3 बजे तक नींद ही नहीं आती है, तो फिर ब्राह्मी वटी या कुछ शिरोधारा है, ऐसा करके पेशेंट को स्टेबलाइज किया जाता है। बहुत बार जैसे हमने बताया कि मस्कुलोस्केलेटल जो हेल्थ है वो हैम्पर हुई दिखाई देती है मेनोपॉजल एज में। जो हमारा कैल्शियम है वो अच्छे से डिपॉजिट नहीं होता है, इसीलिए फिर जॉइंट पेन या मसल पेन ऐसा स्टार्ट हो जाता है, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो वहाँ फिर कैल्शियम बूस्टर जैसे मेडिसिन, आयुर्वेदिक पंचकर्म, बस्ती की चिकित्सा, ये सब इम्पोर्टेंट चीज है। उसके साथ ही कुछ डाइटरी चेंजेस हम करके देते हैं। कैल्शियम रिच डाइट के लिए अळीव की खीर है, या नाचनी सत्व है, या राजगिरा की लाया जो है वो दूध के साथ लेने के लिए बोलते हैं। और कुछ योगासन और जो माइंड एक्सरसाइज है वो करते रहने के लिए पेशेंट को बोलते हैं। तो वो मेनोपॉजल जो है वो चीजें मैनेज हो जाती है। बाद में जो है पीएमएस, पीएमएस के ऊपर आजकल जोक भी बहुत आते हैं, लोग समझने लगे हैं कि पीएमएस रहता भी है। बहुत बार ऐसे बोला जाता है कि पीएमएस तो क्या नाटक है। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स सिंड्रोम जो है, बहुत सारे सिम्टम्स पेशेंट में सीवियर दिखाई देते हैं, यानी कि पीरियड्स आपके इंड्यूस होने से पहले 4-5 दिन ब्लोटिंग रहना, बहुत ब्रेस्ट में टेंडरनेस रहना, या मूड स्विंग्स रहना, बहुत सारा फूड का जो स्वीट फूड है, पर्टिकुलरली चॉकलेट्स, केक्स, ये खाने का मन करना, ये बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। चिड़चिड़ापन रहता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आजकल जो सब एजुकेटेड वुमन है उनको पता रहता है हम पीएमएस में है, तो ज्यादा आर्ग्यू नहीं करेंगे, नहीं तो वो झगड़ा हो जाएगा उसमें से बड़ा। तो यहाँ तक एप्लीकेशन उसका हो चुका है पीएमएस का, लेकिन मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं, घर जो हम घर में कर सकते हैं उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। तो बहुत बार पीएमएस के भी सिम्टम्स सीवियर दिखाई देते हैं। बहुत बार हेडेक रहता है, क्रैम्प्स रहते हैं, मूड स्विंग्स रहते हैं, उससे डे टू डे एक्टिविटीज हैम्पर हुई दिखाई देती है। तो वहाँ पे जो आयुर्वेदिक की मैनेजमेंट है, वहाँ पे वात दोष के जो ज्यादा रहता है उसको हम कम करने के लिए आमपाचक अग्निवर्धक मेडिसिन देते हैं। बहुत बार इतना पेन रहता है कि पेशेंट बेयर नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे अनुवासन बस्ती, तिल तेल का एनिमा दे देते हैं, उससे वो कम होते हुए दिखाई देता है। वातशामक एंड वातानुलोमक मेडिसिन टू भी मेडिकेटेड, ऐसा हम पेशेंट को देते हैं। अगर कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उसके साथ एसोसिएटेड है तो उसे हम रसायन, बहुत बार ऐसा होता है कि ये सिम्टम्स है ड्यू टू एनीमिया या कुछ और डेफिशिएंसीज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के वजह से बढ़ते हुए दिखाई देता है, तो वो सप्लीमेंट्री तौर के ऊपर हम रसायन चिकित्सा वहाँ पे देते हैं, और थोड़ा सा एक्सरसाइज, वॉक वगैरह करने के लिए पेशेंट को बोलते हैं। तो डेफिनेटली जो है पीएमएस के सिम्टम्स कम हुए दिखाई देते हैं। सबसे अच्छा है
कि अभ्यंग जो बोला है, अगर आपने लोअर एब्डोमेन के ऊपर मसाज किया तेल से और थोड़ा सा हॉट वाटर बैग से पहले ही अपने स्टीम ले लिया, तो जो सिम्टम्स है सबको पता रहता है कि मुझे कितना प्रॉब्लम आता है और मेरी डेली कितनी एक्टिविटी हैम्पर पीएमएस की वजह से होती है या फिर पीरियड्स इंड्यूस होने के बाद होती है, तो प्रिवेंशन वहां पे आप जरूर कर सकते हैं। तो ये हो गया पीएमएस का जो है उसकी मैनेजमेंट। फिर हम आगे जाके देखेंगे कि बहुत बार जो है अबनॉर्मल ब्लीडिंग है वो कैंसर से रिलेटेड होते हुए दिखाई देता है। आजकल कैंसर का जो परसेंटेज है वो भी बहुत बढ़ गया है। तो अगर दो ही कैंसर ज्यादातर मिलते हैं, एक तो जो थैली का हम बोलते हैं वो, और सर्विक्स जो नीचे का जो पाथ रहता है वो, सर्वाइकल रीजन और यूटेराइन रीजन, दो टाइप के कैंसर मेजरली मिलते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर के टिपिकल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग हो रहा है, इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो रहा है, अंदर से अपने पीवी एग्जामिनेशन किया और ब्लीड हो गई पेशेंट, देन अचानक से इन बिटवीन द पीरियड ब्लीडिंग हो रहा है या स्पॉटिंग हो रहा है, ऐसे अगर सिम्टम है तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। बाकी पीरियड लंबे चल रहे हैं, 8-10 दिन तक ब्लीडिंग हो रहा है, तो एक टाइम देख के अगले पीरियड तक रुक के एनालिसिस करके गए तो भी चलेगा, लेकिन इन बिटवीन पीरियड आपको ब्लीड हो रहा है, स्पॉट हो रहा है, इंटरकोर्स के बाद हो रहा है, मेनोपॉज हो गया तभी भी हो रहा है, तो सर्वाइकल कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूटेराइन कैंसर का पता नहीं चलता है, यूटेराइन कैंसर में हेवी ब्लीडिंग, हेवी पीरियड्स वही रहता है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि हेवी ब्लीडिंग इतना रहता है कि पेशेंट तुरंत डॉक्टर के पास रीच हो जाती है, तो वो मिस नहीं होता है। सर्वाइकल कैंसर में स्पॉटिंग रहता है, थोड़ा सा इन बिटवीन पीरियड स्पॉट हो गए तो पेशेंट को लगता है ठीक है हो गया होगा, छोड़ देती है, तो वो वहां पे वो स्क्रीन होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ तक हमने एबनॉर्मेलिटी सब देख ली, पहले सेशन में हमने नॉर्मल एबनॉर्मल क्या है ये देख लिया। अब हम देखेंगे कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो फिजिकल जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुअल साइकिल, सबसे ज्यादा आने वाला जो पहले नंबर का प्रॉब्लम है, पेन है, क्रैम्प है, लोअर एब्डोमेन में इतना पेन रहता है, बैक पेन इतना रहता है कि डे टू डे एक्टिविटीज, पढ़ाई नहीं होती है, वर्किंग वुमन के लिए ट्रैवलिंग इम्पॉसिबल हो जाता है, और फिर सब जो चीजें वो हैम्पर हो जाती है। हेडेक रहता है, बॉडी एक रहता है, ब्लोटिंग है, ब्रेस्ट टेंडरनेस रहता है, फटीक, लेग क्रैम्प, गिडीनेस, चक्कर आता है, ये सब कॉमनली दिखाई देता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज है वो दिखाई देती है वो है क्रैम्प्स या लोअर एब्डोमिनल पेन। तो इसमें बहुत दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं यहाँ पे जरूर बताऊंगी, वो आप खुद के लिए एनालिसिस जरूर करो। एक तो चीज ये है कि जो क्रैम्प्स आते हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी है। दूसरी चीज ये है कि बहुत बार जो फ्लो है वो कम रहता है और क्रैम्पिंग होता है। अगर फ्लो कम है और क्रैम्प्स आते हैं आपको, तो डेफिनेटली आपको मेडिकल हेल्प लेनी है। अगर क्रैम्प्स ही आते हैं लेकिन फ्लो नॉर्मल है, जितना मैंने बोला कि 50 ml नॉर्मल फ्लो रहता है, 25 से 80 ml तक रेंज, तो फ्लो नॉर्मल है लेकिन क्रैम्प्स आते हैं, तो आप घर में कुछ चीजें ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे गर्म पानी पूरे दिन में 4 दिन के लिए गर्म पानी पिया करो, या मैं तो बोलूंगी पीरियड से 2 दिन पहले ही गर्म पानी पीने से वात का अनुलोमन शमन हो जाता है और जो पेन है वो कम होते हुए दिखाई देता है। या फिर जो लोअर एब्डोमेन या पूरे एब्डोमेन को अगर आपने मसाज किया तेल से थोड़ा सा गुनगुना गर्म करके और उसके बाद हॉट वाटर बैग से सेक ले लिया, तो वो पेन सबसाइड हो जाता है। थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा वॉकिंग उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे फ्लो अच्छा होने में मदद होती है। जो आपका डाइट है वो ज्यादा हेवी नहीं चाहिए, लाइट डाइट, और 2 या 3 टाइम, ज्यादा ओवर ईटिंग उस टाइम पे आपको अवॉइड करना है। रेगुलर मील्स लेने हैं, टाइम टू टाइम मील लेने हैं, लाइट जो डाइट है वो लेना है। तीसरी बात है पानी, जैसे गर्म मैंने बताया वो पूरा दिन पीते रहना है, या आप सूप या कुछ और हॉट जो चीजें हैं वो ले सकते हैं। स्लीप वहां पे अच्छी होनी चाहिए, 6 to 8 आवर्स टोटली होनी चाहिए। तो ये आप ट्राई करके घर में देख सकते हैं। फिर नाभि पूरण भी आप पेशेंट को करने के लिए बोलते हैं। टिपिकली जो हिंग आता है हमारे घर में, वो रोस्ट करके घी में मिला के हम अम्बिलिकल में रीजन में रखने के लिए उनको बोलते हैं, उससे भी पेन कम होते हुए दिखाई देता है। इसके अलावा अगर पेन है और ब्लोटिंग है, या पेन है और इंडाइजेशन है, ऐसे कुछ तकलीफ लेके पेशेंट आते हैं कि पीरियड के 4 दिन ही मुझे इंडाइजेशन होता है,
पीरियड के 4 दिन ही मुझे डायरिया इंड्यूस हो जाता है, क्रैम्प्स रहते हैं और इंडाइजेशन ऐसे एसोसिएटेड होके वो पेन थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो हमारे यहाँ जो पाचक बनाते हैं, जो अदरक है, नींबू है और सेंधव है, उसका रस निकाल के वो प्रिजर्व करके रखने की बहुत इंडियन एक अच्छा मेडिसिन है, आजीबाईचा बटवा ज्याला आपण म्हणतो त्या उस टाइप का। तो वो पाचक ले सकते हैं, या जो हमारा अजवाइन है वो रोस्ट करके उसमें नींबू या नमक सेंधव डाल के वो आप दबा सकते हैं। तो उससे भी वो इंडाइजेशन और क्रैम्प ये दोनों जो इकट्ठा रहते हैं वो कम होते हुए दिखाई देते हैं। देन बड़ी सोप है, उसका काढ़ा या बड़ी सोप अगर चबाते रह गए तो भी जो वातानुलोमन का काम करता है, अग्निदीपन का काम करता है, तो ऑटोमेटिकली पेन कम होते हुए दिखाई देता है। तो ये हो गया पेन और क्रैम्प या पेन और इंडाइजेशन ऐसे अगर इकट्ठा आपको दिखाई दे रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेन रहता है और मेंस्ट्रुअल फ्लो भी कम रहता है, तो जो टिपिकल फ्लो के टाइम पे बहुत ज्यादा क्रैम्प आते हैं और पेन सबसाइड होता है जब अच्छा ब्लीडिंग, अच्छा फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पे पेशेंट को थोड़ा सा वात वृद्धि का या वात जैसे आयुर्वेद में बोलते हैं, तो वहां पे बस्ती की जो ट्रीटमेंट अगर उन्होंने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद प्लान करके ले ली, तो उनको जो फ्लो है और उसके से जुड़ा हुआ जो पेन है वो कम होते हुए दिखाई देता है। अगर यहाँ पे मैंने कुछ मेडिसिन लिखे हैं, सिम्टोमेटिक दिए जाते हैं जो, लेकिन ये जो कुछ मेडिसिन यहाँ पे लिखे हैं वो ऑब्वियसली डॉक्टर के एडवाइस से ही आप ले सकते हो, क्योंकि अंडरलाइन जो है, जैसे मैं हर एक लेक्चर में मेरे बताती हूँ कि कॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो कॉज तो हमें कभी भी मिस नहीं करना है। तो अगर हेडेक है तो सूचेकर, चंदनासव, लक्ष्मी विलास ये हम यूज करते हैं। आम पाचक वटी, अजमुदादी वटी ब्लोटिंग के लिए, ब्रेस्ट टेंडरनेस के लिए कुछ यहाँ पे शुलोगनी वटी है या दशमूला रिष्ट हम यूज करते हैं। फटीक अगर बहुत सारा है तो जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, इसका भी हम रिलेशन करके ये सब मेडिसिन यहाँ पे देते हैं। तो इन जनरल दो चीजें आपको मिस नहीं करनी है कि पेन है और नॉर्मल फ्लो है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन पेन है और मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है उसका फ्लो भी कम है, तो आपको कंसर्न होना चाहिए और आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। देन जो साइकोलॉजिकल चीजें हैं, एंजाइटी, इरिटेशन, डिप्रेशन, फटीग, स्ट्रेस, ये सब रहती है। टीनेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, पीरियड्स आते हैं तो आदत नहीं रहती है, और वहां पे अगर एग्जाम हो गई, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं, आईएएस के हैं या नीट है मेडिकल के लिए, और पेपर का टाइम और हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डेट है वो सेम आ गई, तो आते हैं पेशेंट, बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि मैडम पोस्टपोन कर दूं क्या मैं, या कैसे करूं मैं, मुझे तो बहुत सारे क्रैम्प्स आते हैं। तो वहां पे उनका काउंसलिंग करना और उनके पीरियड्स को आगे पीछे करना, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन से भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि दर बार उनको प्राइमुलेट या हार्मोनल पिल ही लेनी पड़े। तो ये हम प्लान करके डॉक्टर के पास जाके, मेरे बच्ची को ये सब इमोशनल मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं और बहुत बार उसकी पढ़ाई उससे हैम्पर होती है, तो मैं क्या करूं। तो वहां पे ब्राह्मी वटी है या नस्य है, ऐसा बोल के हम उनके जो एंजाइटी या जो कुछ इरिटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हम कम करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये हो गया साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरह। तो इसकी जो मैनेजमेंट है वो एज के अकॉर्डिंगली होती है। जैसे मैंने बोला, टीन एज में जो प्रॉब्लम है वो रिलेटेड, हर बार रिलेटेड टू their brain, their emotions, they are very anxious about their periods. एक बार प्रेगनेंसी हो जाए तो इतनी आदत लग जाती है कि वो जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो इग्नोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन कॉजेस क्या है उसके, वो भी इम्पोर्टेंट है। बहुत बार हेवी ब्लीडिंग होता है, लेकिन कैसे बताऊं मैं मम्मी को, या कैसे बताऊं ये प्रॉब्लम है। तो हेवी ब्लीडिंग का भी एक कॉन्शियसनेस आता है, एंजाइटी आती है कि अब मैं बाहर जा रही हूँ, दूर कॉलेज में जा रही हूँ, तो कैसे पैड चेंज करूँ या क्या वहां पे अवेलेबल है पता नहीं रहता है। तो बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी थिंकिंग प्रोसेस टीनेज गर्ल्स में दिखाई देती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहां पे दिखाई देते हैं। फिर बहुत सारे आजकल वो टैम्पून्स और मेंस्ट्रुअल कप्स मिलते हैं, वो अननेसेसरी यूज किए जाते हैं। तो ये भी उसके बहुत सारे, मैं तो ये बताना चाहूंगी कि वो अच्छे नहीं रहते हैं। हाँ, कितनी भी एडवर्टाइज आ जाए, कितना भी वो कंफर्ट लगे, लेकिन वहां पे जो फ्लो है वो अच्छे से नहीं एब्जॉर्ब होता है। बहुत सारे पेशेंट्स एंडोमेट्रियोसिस, जहाँ पे हमने देखा कि जो मेंस्ट्रुअल टिश्यूज है, एंडोमेट्रियम है, वो
बाहर नहीं आता है और अंदर की तरफ ही डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे तरह का डिसऑर्डर वहां पे देखने के लिए मिलता है। तो वो टैम्पून्स और जो मेंस्ट्रुअल कप है वो इमरजेंसी के लिए, आप अगर दूर ट्रेवल कर रहे हो या कुछ अवेलेबल नहीं है तो ही यूज करो। ये मैं आपसे सभी को एक मेरा एडवाइस दे दूंगी। फिर जैसे हमने देखा कि मेंटल, जैसे मैंने बोला ब्राह्मी वटी है, जेटामाउसी फांटे, अगर बहुत कॉन्शियसनेस है, एग्जाम रिलेटेड जो एंजाइटी इससे और बढ़ जाती है, तब हम शिरोधारा भी पेशेंट को प्लान करके देते हैं। प्राणायाम, त्राटक, ये सब जो चीजें हैं वो जो डेफिनेटली कंसंट्रेशन बढ़ाने वाली चीजें हैं और थोड़ा सा एंजाइटी कम करने वाली चीजें हैं, वो भी बहुत यूजफुल होते हुए दिखाई देती है। देन ये तो हो गया, यहाँ पर हमने फिजिकल मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की नॉर्मल क्या है, अबनॉर्मल क्या है, ये अच्छे से देख लिया। मुझे लगता है अब सभी को अभी ये तो पता चला कि क्या इग्नोर नहीं करना है, कब डॉक्टर के पास जाना है, और आयुर्वेद से क्या ट्रीटमेंट, यानी कि प्रिंसिपल क्या रहते हैं और क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, ये आपको पता चला। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मेरा थायराइड का भी एक लेक्चर हुआ था, वहां पे मैंने बताई थी कि थायराइड ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स है उसका बहुत सारा इम्पैक्ट हमारे ओवरीज के ऊपर या हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके ऊपर रहता है। तो थायराइड जो हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, दोनों डिसऑर्डर्स में, दोनों टाइप के डिसऑर्डर्स में बहुत बार हेवी ब्लीडिंग, इरेगुलर ब्लीडिंग, ये सब प्रेजेंटेशंस लेके पेशेंट आता है। तो थायराइड ग्लैंड का जो स्क्रीनिंग है, थायराइड फंक्शन टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि एसोसिएटेड अदर कंप्लेंट्स भी आपको मिलते हैं कि हम वहां पे क्या कर सकते हैं। तो दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो यहाँ पे बहुत सारे सिटीज में की जाती है, बहुत सारे स्कूल में एजुकेशन के तौर पे ली जाती है, लेकिन जो कुछ रूरल एरियाज है या कुछ स्कूल्स है वहां पे वो मिस की जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एडोलसेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो सभी स्कूल को ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है, तो पेरेंट्स को लीड लेके हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और बोथ मेल एंड फीमेल। तो जो कुछ नई मेनार के यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो नॉर्मल क्या है, आपको कैसे मैनेज करना है, और अबनॉर्मल क्या है जो आपको मम्मा को बताना है, या उससे और जुड़ी हुई कुछ कंप्लेंट्स है। जैसे बहुत बार मेंस्ट्रुअल जब नई स्टार्ट हो जाती है मेंस्ट्रुअल पीरियड की, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ऐसा जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, टेंडरनेस ब्रेस्ट में आता है, तो छोटे से ट्यूमर्स निकल के आते हैं, तो वो घबरा जाते हैं, ब्रेस्ट ट्यूमर्स हो गए, अभी क्या कैंसर रहेगा क्या, ऐसे भी पेशेंट मेरे पास आए थे घबरा के। तो बहुत बार वो एसोसिएटेड विद यूर इरेगुलरिटीज रहती है, तो ये सब बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंज हो रहे हैं, बिहाइंड द माइंड आपके जो चेंजेस हो रहे हैं, ये जो सेक्स एजुकेशन हम बोलते हैं, वो भी उसमें इंक्लूड होना बेहद 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 जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन रूटीन चेकअप अवेयरनेस, ये बहुत निग्लेक्टेड टॉपिक है, देखती हूँ मैं हर रोज मेरे क्लिनिक में। हीमोग्लोबिन तो लो सभी का रहता है, 50-60% इतना हीमोग्लोबिन का परसेंटेज है, वुमन एनीमिया का परसेंटेज है। तो रूटीन चेकअप हर एक साल में आपको खुद का एटलीस्ट हीमोग्लोबिन, सीबीसी, या कुछ आपको डायबिटीज के लिए आपका वेट, जो बीएमआई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ओबेसिटी के लेक्चर में देखा था। तो ये सब मॉनिटर करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अर्ली आप अपने हेल्थ के केयर लोगे उतना अच्छे से वो मैनेज हो सकता है, इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। देन पोस्ट मेनोपॉजल कंपल्सरी स्क्रीनिंग, पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में कंपल्सरी जो है वो, जैसे मैंने बोला, सोनोग्राफी है, पैप्समियर है सर्वाइकल कैंसर के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट है। देन आपका विटामिन डी, कैल्शियम, ये जो सब चीजें हैं उसका स्क्रीनिंग। और एसोसिएटेड मेनी टाइम्स हाइपरटेंशन और डायबिटीज शुरू हो जाता है मेनोपॉज के बाद में, तो वो भी स्क्रीनिंग करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, आप खुद का अपना एग्जामिनेशन कर सकते हो, इसके लिए डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है। कुछ और अबनॉर्मल हमारे ब्रेस्ट में है या नहीं, ये देख के जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना, यही प्रिवेंशन है। आजकल ब्रेस्ट कैंसर का बहुत ज्यादा परसेंटेज है। आरोग्य मैत्री संवाद, ये जो मेरा ब्लॉग है, वहां पे मैंने जो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसा किया जा सकता है
उसके मेथड सब एक्सप्लेन किए हैं, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो। तो ये मस्ट डू फॉर वुमन हेल्थ है। देन जो कुछ FAQs मेरे पास आए थे वो मैंने इंक्लूड किए हैं। हेवी यूटेराइन ब्लीडिंग आयुर्वेद से मैनेजेबल है क्या नहीं, और अभी चैट बॉक्स में भी मुझे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कॉजेज एंड मैनेजमेंट ऑफ यूटेराइन फाइब्रॉइड। तो यहाँ पे जो हेवी यूटेराइन ब्लीडिंग रहता है पेरीमेनोपॉजल एज में, वो बहुत बार इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के इम्बैलेंस के वजह से नए फाइब्रॉइड्स या नए नए पॉलिप्स वहाँ पे सोनोग्राफी में दिखाई देते हैं। तो पॉलिप और फाइब्रॉइड की पोजीशन क्या है, उसकी जो उसके साइज क्या है, और उसके जो साइज क्या है, पोजीशन क्या है और नंबर क्या है, उससे हम उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं और पेशेंट को बता सकते हैं कि हिस्टेरेक्टोमी करनी है या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से वो श्रिंक हो जाए। बहुत बार ऐसा है कि मेनोपॉज के बाद वो ऑटोमेटिकली श्रिंक होते हुए दिखाई देता है, उसका कुछ क्या बोलते हैं, हार्म नहीं रहता है। तो जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, लेखन गुण वाली मेडिसिन बस्ती है, जो अपान का काम है वो अच्छा करता है। और जैसे हमने बोला कि उत्तर बस्ती है, इससे हम वो पॉलिप कम कर सकते हैं। देन दूसरी चीज है कि मेंस्ट्रुअल पेन एडोलेसेंस एज में बहुत बार होता है, वैसे मैंने बोला कि अभ्यंग है। देन हॉट वाटर बैग से स्वेदन कर सकते हो आप। देन जैसे मैंने बोला अदरक का जो पाचक बनाते हैं वो अजमोदा चबाते हुए या बड़ी सोप जो है वो खाने के लिए। अगर बहुत पेन रहेगा और एग्जाम रहेगी और कुछ और इम्पोर्टेंट आपकी इवेंट रहेगी, तो अनुवसन बस्ती बिफोर योर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हम देते हैं और उससे पेन कम होते हुए दिखाई देता है। दशमूला रिष्ट है, उससे भी पेन कम होते हुए दिखाई देता है। तो डेफिनेटली मेंस्ट्रुअल पेन की हम ये कर सकते हैं। देन पॉलीमेनोरेजिया इज कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। तो जैसे मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं और कहीं कहीं बार तो ब्लीडिंग बहुत कम रहता है, कहीं कहीं बार ज्यादा रहता है। तो एंडोमेट्रियल थिकनेस कितना अचीव हो रहा है, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट है या नहीं, ओव्यूलेशन होता है या नहीं, ये सब हम देख के इनफर्टिलिटी कैसे मैनेज करेंगे, ये हम पेशेंट टू पेशेंट डिफर होता है, वो हम देख के कर देते हैं। और पीसीओडी की ट्रीटमेंट जो है वो 6 महीने तो उसको लगते हैं। अगेन वो भी जो कितने सालों से है, एज क्या है, उससे एसोसिएटेड ओबेसिटी और जो अदर कंप्लेंट्स है वो कैसी है, BMI वगैरह कितना है, ये सब देख के पंचकर्म से वो मैनेज करके बहुत सारे पेशेंट्स कंसीव होते हैं। आजकल बहुत कॉमन है और उसकी ट्रीटमेंट भी बहुत कॉमन पार्ट हो गया है। तो ये जो कुछ अभी तक हमने देखा, कॉमनली जो FAQs मुझे पूछे जाते हैं वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं। तो आई थिंक अभी सभी को एक इन जनरल जो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है और कहाँ पे देखना है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो कुछ पीरियड्स है तो कुछ नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। आप अपने घर में आने वाली लोअर सोशो इकोनॉमिक कास्ट, जैसे घर पे आने वाली जो मेड रहती है, उनको पता नहीं रहता है, तो जरूर बताओ। तो नवरात्रि के यहाँ पे मैं यही सब वुमन को बोलूंगी, जो ज्ञान है, जो एजुकेटेड लोगों को पता रहता है कि मेनोपॉजल चेंजेस ऐसे रहते हैं या पीरियड प्रेगनेंसी के दौरान कैसी केयर लेनी चाहिए, जो सप्लीमेंट्स है वो मिस नहीं करने चाहिए, ये जो कुछ चीजें हैं वो बताते रहना ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। वही वे है जो हम सोशल अवेयरनेस वहां से ही पैदा कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट इन योरसेल्फ और दूसरों के लिए भी थोड़ा इन्वेस्ट करो। जो बोलते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो जो कुछ आपको अच्छी चीजें पता है वो बोलते जाओ, ऑटोमेटिकली सोशल अवेयरनेस भी आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेदा यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। हेलो डॉक्टर शीतल।
Hello. Yes, yes. There are Okay. some questions. Yes, right now Dr. Gayatri is having some further commitments. That's why we will take these questions after next lecture. And thank you very much, Dr. Gayatri. Fourth day of Navratri. Is Very sorry devotees? for that. You can message me on my WhatsApp number. मुझे थोड़ा Yes, आगे क्लिनिक के पहुंचना है, इसीलिए मैं अभी सवाल नहीं लेती हूँ. आप मुझे WhatsApp करके रखो, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर कर दूंगी. yes, definitely. The fourth day of Navratri, devotees worship Ma Kushmanda. Kushmanda means the one who has created the universe. And today's topic, menstrual cycle, is also one of the important uh, incidents of female life cycle. So those who worship Ma Kushmanda are blessed with a good vision and freedom from mental applications combined with a good social image. And I think today Dr. Gayatri teaches us and gives us a freedom from the fear of menstrual cycle and gives good vision to look towards the menstrual cycle. So thank you very much, ma'am. And once again, we'll meet on this platform. And thank you very much to the listeners also. Thank you. Thank you. Thank you all.